नमस्कार दोस्तों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि हम टॉपर सीरीज चला रहे हैं और सीरीज में एनसीईआरटी कक्षा 10 के सभी क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, जिसमें बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले सभी क्वेश्चन। और आज हमारी इसकी 4 नंबर क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लास ख़त्म कर ली। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अधीनस्थ चयन बोर्ड का हो या आरपीएससी का हो, सबसे महत्वपूर्ण देखा जाता है अधीनस्थ चयन बोर्ड का देखा जाए तो प्रत्येक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किसी भी पेपर को उठा कर दे सकते हैं और तैयारी करते हैं तो क्लास को ज़रूर अटेंड करें। पूरा एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को लाइक ज़रूर करें, सभी दोस्तों के पास शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सिलिकॉन 1 है। अब ये 47 नंबर आया, इससे पहले बड़े क्लास में ख़त्म कर लिया, कंटिन्यू सीरीज नंबर लगे हुए। सिलिकॉन 1 है। सिलिकॉन क्या है भाई? धातु है, अधातु है, उपधातु या मिश्र धातु है। तो आपको पता है आवर्त सारणी में जो भी तत्व है वो धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारा ये जो सिलिकॉन है ये क्या है भाई? उपधातु है। कैसा है? उपधातु है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जो बेंगलुरु है इनको सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिलिकॉन है, ये सीपीयू वगैरह बनते हैं, इसके अंदर इनका प्रयोग होता है। तो ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर निर्मित होते हैं, तो सिलिकॉन सिटी भी से कहा जाता है बेंगलुरु को। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, एल्कोहल में नेक्स्ट है हमारा एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। अब देखो, एल्कोहल आपके दिमाग में सीधा OH आएगा, लेकिन ये तो सिर्फ आपका उसका फंक्शनल ग्रुप है। वैसे एल्कोहल देखा जाए तो आपको पता है मेथिल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल होता है, C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल हो गया। इसके अंदर देखा जाए तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, यानी कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। कौन सा उपस्थित नहीं है? तो नाइट्रोजन कहीं भी नहीं आ रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ये एल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं। हमेशा ध्यान रखें, कोई भी एल्कोहल होगा ये तीन उपस्थित होंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कह रहा हमारे पास मैथोनिक अम्ल का सामान्य नाम है। मैथोनिक अम्ल का सामान्य नाम है। अब मैथोनिक अम्ल, इससे पहले वाले प्रश्न हमने देखा था कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये चींटी के डंक में पाया जाता है कौन सा? मैथोनिक अम्ल। इसका सामान्य नाम इसको आम भाषा में कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। कभी कभी लिखा आ सकता है कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है, तो मैथोनिक की जगह फॉर्मिक भी लिखा आ सकता है। तो आपको राइट मानना है, क्योंकि इसको आम भाषा में फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं सामान्य नाम। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ई। अब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैंने पिछले बड़ी क्लास में बताया था, सब एक्सप्लेन किया था कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में टाइप करें प्रत्येक के आगे लिख के नाम, अगर आपको पता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है सोने का परमाणु संख्या क्या है। सोना गोल्ड होता है, तो आपको देखना, आपको कभी प्रतीक पूछ ले तो आपके दिमाग में आएगा गोल्ड है, तो इसका तो जी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। इसको ओरम लिखा जाता है, AU होता है इसका प्रतीक, और इसका परमाणु संख्या होती है वो होती है 79। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो देखें भाई, ऑक्सीकरण की क्रिया मतलब जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, यानी ऐसी कौन सी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़े। तो सबसे पहले दहन भाई, आग जलाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? ऑक्सीजन है। फिर श्वसन में तो ज़रूरी है ही ऑक्सीजन। और भोजन का पाचन किसकी सहायता से होता है? ऑक्सीकरण की सहायता से ग्लूकोज के कणों का विखंडन होता है। इसका मतलब इन तीनों में तो जरूरी है, लेकिन लास्ट ऑप्शन देखा जाए तो अवक्षेपण क्रिया, जिसमें एक लास्ट में श्वेत अवक्षेप बन जाता है, कोई अवक्षेप बन जाता है नीचे, मतलब परख नली में कुछ जम रहा है, उसको अवक्षेपण कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है।
राइट ऑप्शन हो जाएगा डी कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट देखें, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये प्रश्न भी आ गया कि सिरके में कौन सा अम्ल, गंधक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो भाई आपको पता होना चाहिए सिरके के अंदर गंधक अम्ल, इसको बोलते हैं H2SO4, इसको क्या लिखते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके अमाशय में पाया जाता है HCl। फॉर्मिक अम्ल अभी लिखा था सिट्रिक एसिड, पीछे बचा एसिटिक अम्ल। तो सिरके में कौन सा पाया जाता है भाई, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखें, निम्न में कार्बन के अपरूप है कौन कौन सा, ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन या इनमें से सभी। तो आपको पता है कार्बन के मुख्य रूप से अपरूप ये तीन ही है, ग्रेफाइट है, हीरा है और फुलेरिन है। और इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, इनमें से सभी है। अब आप इनकी विशेषताएं ध्यान रखें, ज़्यादातर विशेषताएं पूछा जाता है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, हीरा दुनिया का सर्वाधिक कठोर है, ऐसी विशेषताएं इसकी ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाता है। यानी अणुसूत्र एक ही हो, जैसे C2H5 है, लेकिन इसकी व्यवस्था है ऐसे ऐसे बॉन्ड लगा के ऊपर नीचे साकित हो सकती है, सीधी श्रृंखला हो सकती है। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाता है, समवायी यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, समवायी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट देखें, निम्न में से जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा मतलब एक होती है जैव और एक होता है जैव, ये हमेशा ही ध्यान रखें किसी के संबंध में पूछा जाए। तो जैव का मतलब जब भी जैव आ जाए तो उसमें कहीं ना कहीं सजीव का संबंध होना चाहिए, और अजैव मतलब सजीव का कोई रोल नहीं होता, निर्जीव से संबंध होना चाहिए। तो देखो लकड़ी पेड़ है, सजीव होता है, उससे निर्मित होती है, तो ये जैव मात्रा हो गया। गोबर गैस गाय भैंस जिससे भी प्राप्त होता है गोबर, तो वो एक सजीव से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। कोयला, आपको पता होना चाहिए कोयला भी एक सजीव मतलब सजीव प्राणियों के या पेड़ पौधों के मृत अवशेषों से निर्मित हुआ है, लाखों वर्षों नीचे दबने से उच्च दाब उच्च ताप के कारण। तो इस प्रकार ये भी एक क्या है, जैव मात्रा ऊर्जा है। तो पीछे कौन सा बच गया, ये नाभिक की ऊर्जा बच गया। कौन सा बच गया भाई, नाभिक की ऊर्जा। तो आपको पता होना चाहिए जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये नाभिक की ऊर्जा है, ये कृत्रिम रूप से तैयार की गई ऊर्जा है मनुष्य द्वारा। नेक्स्ट देखें भाई, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। ये कह रहा है अमीबा के अंदर अलैंगिक जनन होता है। तो एक प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि अमीबा में कौन सा जनन होता है भाई, अलैंगिक जनन। अब कौन सी विधि द्वारा होता है, तो आपको बताना, इसमें आपको पता है अमीबा में वैसे देखा जाए तो द्विखंडन विधि होती है। अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन, लेकिन ये किस में आ रहा है, विखंडन है, टूटने में आ रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अगर द्विखंडन आए तो भी बिल्कुल सही है। बीजाणु जनन किस में होता है भाई, ये होता है राइजोपस के अंदर, राइजोपस समूह में होता है भाई। और ये मुकुलन किस में होता है, ये होता है आपका मुकुलन होता है हाइड्रा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है छोटी आंत में पाए जाने वाला, ये है भाई सूक्ष्म अंकुर। यहाँ पर सूक्ष्म अंकुर लिखा है। जो सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं छोटी आंत की आंतरिक सतह पर, उनके क्या कार्य है, ये पूछ रहा है आपसे। तो आपको पता होना चाहिए भाई, जब छोटी आंत के अंदर भोजन का पूर्ण पाचन होता है तो वहाँ पर भोजन का अवशोषण भी होता है। तो आंतरिक सतह द्वारा अवशोषण की क्रिया को बढ़ाने के लिए वहाँ पर सूक्ष्म अंकुर होते हैं। तो इस प्रकार हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, अवशोषण। सूक्ष्म अंकुर है, उसका काम क्या है, अवशोषण की क्रिया को बढ़ाना। सी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट देखें, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है। जब श्वसन की क्रिया होती है तो आपने पढ़ा होगा श्वसन कौन सा भाई, वायु और अवायवीय श्वसन। उसके अंदर आपने देखा वायु श्वसन का क्रेब्स चक्र की क्रिया ये कहाँ होती है, तो ये होती है भाई कोशिका द्रव्य में। कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट देखें, ये सभी प्रश्न बार बार हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और बोर्ड क्लास की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक नंबर का बहुत ज़्यादा पोर्शन रहता है आजकल। नेक्स्ट है हमारा, पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, इथाइल अल्कोहल या इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखा जाए तो अंतिम उत्पाद क्या होता है भाई, इथाइल अल्कोहल होता है। इसका फॉर्मूला होता है C2
H5OH, जिसको एथिल अल्कोहल भी कहते हैं आम भाषा में। तो अनऑक्सीशोषण की क्रिया में ये क्या बनता है, C2H5OH। ये किस में बनता है, पादपों के अंदर, ध्यान रखना। मनुष्य में क्या बनेगा भाई, मनुष्य में बन जाता है लैक्टिक अम्ल। क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके कारण पेशियों में दर्द, ऐंठन होती है, दर्द होता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है, बिल्ली में, मनुष्य में, पक्षी में या तितली में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किस में पाया जाता है भाई, तितली के अंदर पाया जाता है। बाकी सब में बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है, इन तीनों में तितली में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट देखें, इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, टेनिन, रेजिन, लेटेक्स, स्टार्च। अब देखो, मानव जिस प्रकार उत्सर्जन में मलमूत्र वगैरह का त्याग करता है, पसीने का त्याग करता है, उसी प्रकार पादप भी अपना कुछ ना कुछ पदार्थों को उत्सर्जन करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा उत्सर्जन में, तो टेनिन है, रेजिन है, लेटेक्स है, ये सब क्या पादप के उत्सर्जन है पदार्थ, गोंद वगैरह जो भी। लेकिन जो ये स्टार्च है, जिसको तो कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, तो ये किसी प्रकार से कोई नहीं कह सकते कि ये उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, ये तो काम का पदार्थ, ऊर्जा देता है। नेक्स्ट देखें, इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है। अब देखें, ये पादप हार्मोन है, ये सभी पादप हार्मोन है। आप इसी चैनल पे जाके एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें सभी पादप हार्मोन याद करने की ट्रिक वगैरह दे रखी है, वो देख सकते हैं, और कौन कौन से पादप हार्मोन होते हैं। और देखो, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, एथिलीन है या साइटोकाइनिन है। तो आप थोड़ा सा बता दें आपको कि यहाँ पर ऑक्सिन वर्दी को प्रेरित करता है, जिब्रेलिन भी वैसे देखा जाए तो वर्दी और फल फूलन को, और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। और जो एथिलीन है, ये फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए हार्मोन है। और एक गैस होती है एसिटिलीन गैस, वो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होती है। तो ये एथिलीन हार्मोन का काम क्या है भाई, फल को पकाने में सहायक होता है। राइट ऑप्शन हमारा हो गया सी ऑप्शन, डी नहीं सॉरी, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। फलों को पकाने में प्रयुक्त कौन सा होता है, एथिलीन। नेक्स्ट देखें, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग, मधुमेह रोग, एड्स रोग या रतौंधी। तो आपको पता होना चाहिए, इंसुलिन की कमी से भाई कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, जिसको हम शुगर भी कहते हैं, डायबिटीज़ भी कह सकते हैं। ये इंसुलिन क्या है भाई, इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा एक स्रावित है, अग्नाशय ग्रंथि है, उसकी बीटा सेल द्वारा स्रावित हार्मोन है, जो शरीर में ग्लूकोज को मात्रा को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को ग्लूकोन में बदलने का कार्य करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे हमें मधुमेह, डायबिटीज हो सकता है। और बाकी देखा जाए तो एड्स आपको पता ही है, HIV एक वायरल बीमारी है, और रतौंधी विटामिन A की कमी से होने वाला रोग है, और घेंगा रोग है, ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें गोइटर ग्रंथि फूल जाती है। नेक्स्ट देखें, यीस्ट में ये यीस्ट है, योस्ट नहीं है। यीस्ट में लैंगिक जनन की कौन सी विधि है, मुकुलन, बीजाणु जनन, पुनर्जनन या इनमें से कोई नहीं। तो यीस्ट देखो या हाइड्रा को, इसमें लैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है, मुकुलन होती है। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखें, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में या फैलोपियन ट्यूब में। अब आपको पता चाहिए, इसको अंडवाहिनी भी कहते हैं भाई, अंडवाहिनी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। मानव में ये सब क्रियाएं मादा शरीर के भीतर होती है, इसमें आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन दो प्रकार का होता है, ये आंतरिक और बाह्य। तो मानव में कौन सा होता है भाई, आंतरिक निषेचन होता है। ये आंतरिक निषेचन अंडाणु और शुक्राणु का संलयन भी कहाँ होता है भाई, फैलोपियन नलिका के अंदर होता है, फैलोपियन नलिका के अंदर होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, डी। तो आगे देखा जाए तो आज की क्लास यहीं ख़त्म हो रही है। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके कितने आंसर बिल्कुल राइट हो रहे थे अपनी दृष्टि से, और कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ऐसे आगे क्लास लेते रहेंगे, और पूरी की पूरी NCERT है वो बिल्कुल कवर करेंगे सभी क्लासों को। तो आजकल आप देखें, पेपर उठा के देख सकते हैं, पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जाए तो साइंस का पोर्शन सबसे ज़्यादा रहता है अधीनस्थ चयन बोर्ड की परीक्षाओं में, और उस पर भी ऐसे ही प्रश्न बार बार देखने को मिलते हैं। तो जुड़े रहें। धन्यवाद आज के सेशन के लिए।